गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो है सर्वे का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ टैक्योमेट्री या टैक्योमेट्रिक सर्वे भी बोल सकते हैं इसको हैं। तो ये भी टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे प्री में भी क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टैक्योमेट्रिक टॉपिक में देखिए क्या है ना कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस बात को अगर आप समझ जाओगे ना तो चैप्टर समझ में आ जाएगा। देखिए टैक्योमेट्रिक में हम लोग क्या है कि हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस दोनों को मेज़र करते हैं। क्या क्या? हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस को भी मेज़र करते हैं। ध्यान है, जब हम चेन सर्वे करते हैं तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस मेज़र नहीं करते हैं। दूसरी बात, चेन सर्वे से कितना अलग है इन बातों को समझ लेते हैं। चेन सर्वे आपका सूटेबल होता है जब कोई प्लेन ग्राउंड होता है, मतलब आपका जो ग्राउंड है प्लेन है, समतल है कोई लैंड, उस पर करना आसान होता है। लेकिन टैक्योमेट्रिक की ज़रूरत तब पड़ी हमको जब कोई हमारा ग्राउंड थोड़ा सा अंडुलेटिंग है, ऊंचा नीचा है, या माउंटेन इलाके में आपको सर्वे करना है, जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो टैक्योमेट्री की पड़ेगी। तो टैक्योमेट्री की ज़रूरत, जब टैक्योमेट्री की जो एक्यूरेसी है ना वो तब अच्छी आती है जब आपका ग्राउंड क्या हो, स्लोपिंग हो, स्टीप हो। इस जगह पे जो है ना आपका टैक्योमेट्री ज़्यादा अच्छा काम करता है। और प्लेन ग्राउंड अगर है, समतल है, तो वहाँ पे चेन सर्वे की एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर आएगी। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना किसका पूछा है। अगर प्लेन ग्राउंड है तो चेन की एक्यूरेसी अच्छी आएगी। अगर मान लिया कि आपका अंडुलेटिंग या स्टीपी स्लोप है, थोड़ा सा स्लोप है उसमें लैंड में, तब आपका टैक्योमेट्रिक रहेगा। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना फिर उसका जवाब देना। तो माय टॉपिक इज़, नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट इज़ लेक्चर नंबर 37। लेक्चर कौन सा है? 37 है। दिस इज़ द लेक्चर नंबर 37 और दिस इज़ चैप्टर 7। अब जो टॉपिक्स अपने हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, हर टॉपिक लगभग 3.5 से 4 घंटे का है। 4 टॉपिक और बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। चैप्टर 7 दैट इज़ टैक्योमेट्री पार्ट 1। इस टॉपिक को हमको पढ़ना है। ये आज उसका पहला लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने जो है ना आपको लेवलिंग के बारे में डिटेल में बात की थी। चल इस तरीके से, ठीक है। चल, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि टैक्योमेट्री होता क्या है। ठीक है, इस बात को अगर हम समझ जाएंगे तो सारी कहानी हमारी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसके जो थ्योरेटिकल पॉइंट हैं वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जो न्यूमेरिकल पार्ट इसका है वो इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए। ठीक है, चल, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, व्हाट इज़ द टैक्योमेट्री। व्हाट इज़ द टैक्योमेट्री, उसकी हेडिंग को हम लोग बना लेते हैं, दिस इज़ द टैक्योमेट्री। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं, दैट इज़ टैक्योमेट्री। हेडिंग डाल दो आप। फर्स्ट हेडिंग इज टैक्योमेट्री। टैक्योमेट्री, तो पहली हेडिंग डाल दो टैक्योमेट्री। ये होता क्या है? ये ब्रांच ऑफ सर्वे है, एक तरीके से ब्रांच ही है जिसके अंतर्गत, ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि व्हाट इज़ द टैक्योमेट्री, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। टैक्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ सर्वेइंग। टैक्योमेट्री is the branch of surveying, branch of surveying, एक इसकी branch of surveying in which distances ब्रैकेट में horizontal and vertical, horizontal, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, horizontal and वर्टिकल दोनों डिस्टेंसेस इसमें मेजर होती हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस आर measured, distances are measured with the help of instrument, with the help of instrument called as tachymeter, called as
टैक्योमीटर, इसको बोला जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को मेज़र करते हैं उसे बोला जाता है टैक्योमीटर। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस, दिस इज द डिस्टेंसेस नॉट एंगल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आपको एंगल भी बना देगा, सारी चीज़ें मेंशन कर देगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिकल। दूसरा पॉइंट है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिकल डिस्टेंस, ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड। ऑप्टिकल क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्टिकल्स मतलब ग्लास यूज होता है इक्विपमेंट में, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑप्टिकल मेथड। थर्ड पॉइंट है, टैक्योमेट्री इज एक्सट्रीमली यूजफुल, मतलब सबसे ज़्यादा बेटर तरीके से। एक्सट्रीमली, ऐसा नहीं प्लेन ग्राउंड पे कर नहीं सकते, कर सकते हो, लेकिन एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर, ऐसा नहीं कि आप प्लेन ग्राउंड पे नहीं कर पाओ, कर लोगे। यूजफुल फॉर रफ ट्रेन सच एज रेवाइन, जहाँ पे कहीं बहुत नीचा है, रेवाइन वैलीज का मतलब जैसे ब्रह्मपुत्र घाटी में जो बहुत कटाव हो जाता है उसे रेवाइन वैली बोलते हैं। रेवाइन वैली का सबसे एग्जाम्पल है जैसे चंबल घाटी सुने होंगे, तो चंबल घाटी की ना मिट्टी कहीं पे कट गई, कहीं पे उठ गई है, तो उसको बीहड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीहड़ बोला जाता है। तो वहाँ पे भी आपका रेवाइन वैली उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रावाइन। रावाइन का मतलब होता है कभी बहुत समय पहले वहाँ पे मिट्टी नदी की बहने के कारण, पानी के बहाव के कारण मिट्टी कट जाती है, तो उसमें वैली का निर्माण हो जाता है, रावाइन वैली बोला जाता है। ठीक है, चल। रावाइन वैलीज, स्टीप स्लोप्स मतलब मैंने बताया था जो स्लोप्स है ग्राउंड का, एटसेट्रा, मतलब ये कि आपका जो ग्राउंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टीपी है, ऐसे करके इस तरीके से। जेंटल स्लोप नहीं है, स्टीप स्लोप है। ठीक है, स्टीप स्लोप देखो, जेंटल स्लोप ये होता है, दिस इज जेंटल स्लोप, और स्टीप स्लोप ये होता है। तो एंगल जो अगर ये θ1 है, अगर ये θ2 हो तो ये एंगल ज़्यादा आएगा, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। तो इस तरीके से आप उसको बता सकते हो। तो स्टीप कौन सा है? जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, दिस इज कॉल्ड स्टीप। ठीक। फोर्थ पॉइंट, एज कंपेयर्ड टू चेनिंग, on flat grounds, accuracy of tachometer is low। इसका मतलब ये, अगर प्लेन ग्राउंड है तो टैक्योमेट्रिक की एक्यूरेसी अच्छी नहीं रहेगी, उसमें चेन की एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। बट ऑन द रफ ट्रेन का मतलब है कि आपका ऊंचा नीचा है उसकी बात हो रही। रफ ट्रेन, एक्यूरेसी ऑफ टैक्योमीटर is more। एक्यूरेसी ऑफ टैक्योमीटर इज मोर। चलो इसको पहले लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टैक्योमीटर, उसको देखते हैं। क्लियर है? इसको पहले नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमको जानकारी हो गई। ये जितने पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना, सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको सीधे एग्जाम में ना ये सारे जो की पॉइंट्स हैं ना, जो मैं एक एक करके लिखवा देता हूँ, कहीं पे भी मिस नहीं करता हूँ। आपको देखोगे कि आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में ज़रूर वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। इस चीज़ का मतलब है, मतलब आप अच्छे से नोट्स बनाइए, लिखिए, क्योंकि देखिए अब मैंने आपको ये बताता हूँ,
अभी देखो उसका कैलेंडर आ गया, क्या कहते हैं, एसएससी का कैलेंडर आ गया न्यू वाला, ठीक है। तो उसमें अक्टूबर जो 27 अक्टूबर से 31 या 1 तक शायद जो है ना, 1 नवंबर तक आपका एसएससी जेईई का प्री है, ठीक। 31 जुलाई को मेंस, 31 जुलाई मतलब 3 ही महीने आपके पास है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। 31 जुलाई को आपका क्या है, 2021 में क्या पड़ेगा आपका, मेंस पड़ेगा, मतलब सिर्फ 3 महीने हैं। बस आपको 1 नवंबर के बाद में सीधे क्या करना है, अपना स्कोर जोड़ लेना है, आंसर की आ जाएगी 5-6 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में आ ही जाती है, ठीक। और अपनी तैयारी को अब कंटिन्यूअस जारी रखना है, क्योंकि अगला पेपर भी मार्च में है, शायद 22 से या 25 के बीच में है। अगला प्री का एग्ज़ाम 22 से 25 मार्च में, मतलब आपको 6-7-8 महीने जम के मेहनत करनी है, मतलब इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। अगर आप चीज़ों को अभी अच्छे से पकड़ बना लो, अच्छे से सिलेबस कवर कर लो, फिर तो सिर्फ आपको रिवाइज ही करना होगा ना। इसलिए अभी जो सर्वे पढ़ाया जा रहा है इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। सारे नोट्स अपने जो भी कोचिंग में ऑफलाइन पढ़े उनको अच्छे से तैयार रखो, अपना रिवाइज करो जितना ज़्यादा हो सके। इस बार का प्री बिल्कुल निकलना चाहिए। उसके बाद 31 जुलाई को मेंस है। अगर हम 2-3 महीने के, अगर मेरा प्री इसमें निकल जाता है तो हम 3 महीने में या 2-2.5 महीने में, जब भी कभी बैच चल गया, अगर कोचिंग ओपन्स हो गई, तो वहाँ पे हम लोग मेंस के बैच में बहुत सारा मेंस के क्वेश्चन कवर करते हैं। तो उसमें हमारा टेक्निकल काफ़ी मजबूत हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, हमारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हो जाते हैं। तो आप देखोगे कि 31 जुलाई तक जो है हम लोग काफ़ी मेंस के क्वेश्चन लगा लेंगे तो हमारा मेंस अच्छा जा सकता है, ठीक है, हम उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। क्लियर। अब 31 जुलाई के बाद आप देखोगे कि फिर से आपका मार्च में पेपर, फिर आपके पास 1.5 से 2.25 महीने का टाइम हो जाएगा। तो एक बार अगर आपने मेंस अच्छे से इधर तैयार किया होगा ना, तो मेंस की दिक्कत के हिसाब से आपका पूरा टेक्निकल अच्छा हो जाएगा। भाई मेंस में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है, फिर आप ऑब्जेक्टिव बाद में लगा सकते हो। जैसे ही मेंस हो जाए, उठाओ जीएस रिवाइज करो, रीजनिंग रिवाइज करो, टेक्निकल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, टेक्निकल में सिर्फ ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की। इससे क्या होगा कि अगला भी प्री तैयार हो जाएगा आपका। तो आपको थोड़ा स्ट्रेटजी बना के चलना है। टाइम आपके पास 6-7 महीने का है जिसमें आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम टाइम पे होगा, सारा वैकेंसी टाइम पे क्लियर होगा। बस आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी है, बस आप मेहनत करते जाओ, ठीक है। बस आपको इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, कहीं भी टाइम किल मत करना, जितना हो सके उतना यूटिलाइज़ करना, ठीक है। इस बार का प्री अच्छे से दो ताकि मेंस में अच्छी मेहनत करने में मज़ा आए। पहली बार जब हम लोग मेंस देते हैं ना, तो उसका पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। जब हम पहली बार मेंस देते हैं तो पढ़ने में मज़ा आता है, तैयारी अच्छे से करते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट और अच्छे आ जाते हैं। जुलाई के बाद फिर से मार्च में है, मार्च के बाद उसका भी अगला मेंस कभी 2-3 महीने बाद होगा, जुलाई में। तो एक बार अच्छे से तैयारी करो ना, उसका पूरा फ़ायदा मिलता है। एक बार अच्छे से टेक्निकल तैयार कर लो ताकि आने वाले समय में जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे के सारे क्रैक हो जाएं। तो इस तरीके की अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। पहले तैयारी अच्छे से कर लो, सारे कॉन्सेप्ट बना लो, तभी जा कर के सारे एग्ज़ाम निकलते हैं। आधा अधूरा जब रहता है तो कभी एग्ज़ाम में कुछ नंबर से छट जाओगे, तो आपको जब तक फुल तैयारी नहीं होगी तब तक आप कहीं ना कहीं 2-4 नंबर से अटक ही जाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो जितना रिवाइज कर सकते हो करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रीजनिंग जीएस सब पे ध्यान दो। चलो अब आगे बढ़ते हैं ना, जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कवर अप करते हैं। सर्वे कवर हो जाए उसके बाद में कोशिश ये रहेगी मेरी कि जो है आपका इसी 30 तक ख़त्म हो जाए, और 1 महीने का टाइम तो लग ही जाएगा भाई। इतना है सिलेबस, 60 घंटे का था कम से कम, 60-65 घंटे का, तो इतना टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा। अब आप 1 महीना बस नया मत कुछ पढ़िएगा, 15-20 दिन पहले सब पुराना रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज सब कुछ लगाओ। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ टैक्योमीटर, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। टैक्योमीटर क्या होता है, कैसा रहता है, इसकी बनावट थोड़ा बहुत वो देख लेते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट हेडिंग है टैक्योमीटर। टैक्योमीटर, ठीक है, टैक्योमीटर क्लियर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्योमीटर इज एसेंशियली tachymeter is essentially a transit theodolite। अब ये ट्रांजिट क्या होता है बाद में पढ़ा दूंगा, थियोडोलाइट अभी पढ़ाया नहीं ना, इस वजह से इसको ध्यान रखिएगा, मैं बाद में बता दूंगा। ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है। ट्रांजिट का मतलब होता है कि जो वर्टिकल प्लेन में घूम जाए, जैसे ये इक्विपमेंट है, इस तरीके से अगर घूम जाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिट। तो ये आपका इक्विपमेंट है, इस तरीके से ये 360 रोटेट कर जाएगा, तो इसे बोलेंगे ट्रांजिट। एक होता है स्विंगिंग क्या होता है, वो इस तरीके से रोटेट करता है, स्विंगिंग ऐसे रोटेट करता है। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करे तो उसे स्विंगिंग बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो उसे ट्रांजिट बोलते हैं, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो दिस इज जो ब्रैकेट में लिख सकते हो which vertical angle which rotate 360 degree about horizontal axis हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल दो या वर्टिकल प्लेन में बोल सकते हो, किस में बोल सकते हो, आर इन वर्टिकल प्लेन। किसकी बात हो रही है, वर्टिकल प्लेन की। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, ट्रांजिट थियोडोलाइट डायफ्राम ऑफ, दैट इज डायफ्राम of which is furnished with स्टेडिया हेयर। अभी स्टेडिया हेयर क्या होता है अभी दिखाता हूँ। स्टेडिया हेयर्स, अब स्टेडिया रॉड्स नहीं पढ़ाया अभी आएगा, स्टेडिया रॉड्स भी देखेंगे। स्टेडिया हेयर्स इन एडिशन टू क्रॉस हेयर। इसमें स्टेडिया हेयर्स के अलावा क्रॉस हेयर भी होता है। क्या होता है, क्रॉस हेयर्स भी होता है। तो स्टेडिया हेयर्स भी होता है और क्रॉस हेयर भी होता है। कुछ बनावट इसकी ऐसी होती है, देखो, दैट इज कुछ इस तरीके की बनावट होती है, दैट इज इस तरीके की बनावट होती है। यहाँ पे कटिंग होती है, यहाँ पे कटिंग होती है, ठीक है। चल, तो हॉरिजॉन्टल हेयर आपका ये होता है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल हेयर। ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल हेयर होता है। और ये स्टेडिया हेयर होता है, दिस इज जो वर्टिकल होता है ना, इससे स्टेडिया का मतलब जो स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग का मतलब वर्टिकल होता है, तो स्टेडिया हेयर्स इसको बोला जाता है, स्टेडिया हेयर्स, ठीक है। चल, तो इस तरीके से आपको जानकारी दे दी, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये टॉप वाला जो स्टेडिया रॉड्स का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, स्टेडिया हेयर का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसके बीच की जो डिस्टेंस कहलाती है, दिस इज कॉल्ड आई। इसे इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्टिकल क्रॉस हेयर। इसको और क्या बोलते हैं, वर्टिकल क्रॉस हेयर, इसको बोला जाता है वर्टिकल क्रॉस हेयर बोला जाता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल होता है इसलिए नाम इसका पड़ गया हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल होता है इसलिए नाम पड़ गया वर्टिकल। ध्यान रखिएगा, वर्टिकल जो बॉटम और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच का जो इंटरसेक्शन वैल्यू होगी, इंटरसेप्ट होगा, उसे आई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आई। अभी सारे पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू स्टेडिया हेयर्स आर, टू स्टेडिया हेयर्स आर equidistant
equidistant from central क्रॉस हेयर। इसका मतलब ये हो ना, अगर ये है सेंटर है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। तो वही लिखा, 2 स्टेडिया हेयर्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल क्रॉस हेयर। एक ये हो गया, एक ये हो गया स्टेडिया हेयर। क्लियर है? चल आगे बात करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन स्टेडिया हेयर इज कॉल्ड स्टेडिया इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिस्टेंस बिटवीन स्टेडिया हेयर्स, the distance between stadia hairs is called stadia interval। that is I से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज स्टेडिया इंटरवल। तो ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या कहलाता है, स्टेडिया इंटरवल। तो ये पूछ लेगा द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेडिया हेयर्स, एक ये हेयर हो गया, एक ये हेयर हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, स्टेडिया इंटरवल। दैट्स क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्योमीटर। तो मैं इस हेडिंग को यहाँ पे लिखता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अंडरलाइन कर लो, स्टेडिया इंटरवल को, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट आप जो डिस्कशन है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्योमीटर। ये बहुत एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्योमीटर। तो उसके टैक्योमीटर की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में बात करना है। पहला, दैट इज मल्टीप्लाई कांस्टेंट के इक्वल टू 100। ये बहुत पूछा जाता है। तो ये सारे पैरामीटर डेरिवेशन जब हम करेंगे तो वहाँ पे आपको और बताएंगे। मल्टीप्लाई कांस्टेंट दैट इज के इक्वल टू 100, वैल्यू ऑफ एडिटिव कांस्टेंट, that is c is equal to 0। वैल्यू ऑफ एडिटिव कांस्टेंट दैट इज c is equal to 0। नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस is kept high। इमेज विल बी लार्ज। इसको इसलिए रखा जाता है मैग्नीफाइंग पावर, ताकि आपकी जो इमेज बने, इमेज विल बी लार्ज, फॉर्म्ड। ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास, तभी मैग्नीफाई का मतलब होता है जिसकी आवर्धन क्षमता ज़्यादा हो, उसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस। जो भी ग्लास यूज करोगे, लेंस वगैरह, उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। फोर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेलीस्कोप इज फिटेड विथ एनालैक्टिक लेंस, that is एनालैक्टिक लेंस। अभी एनालैक्टिक लेंस क्या होता है अभी देखेंगे, ठीक है। चल, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो टेलीस्कोप फिटेड होना चाहिए वो एनालैक्टिक लेंस होने चाहिए। कैसे होना चाहिए, एनालैक्टिक। अभी डिस्कशन होगा आगे कि व्हाट इज़ द एनालैक्टिक लेंस। तो ये जानकारी, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट बातें जो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इन 4 इन्फॉर्मेशंस पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आपको है। क्लियर। चल अब इसको लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, दैट इज नेक्स्ट हेडिंग इज स्टेडिया रॉड।
नेक्स्ट हेडिंग की अगर बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग को लिखते हैं चलो नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं जल्दी से। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं स्टेडिया रॉड क्या होती है, क्योंकि देखिए वो सिंपल जो स्टाफ होता है उससे इसका थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। देखिए जो सिंपल आप स्टाफ यूज़ करते हो उससे डिफरेंस होती है क्या, स्टेडिया रॉड। तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स। यहाँ से ज़्यादातर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है प्री में, और साथ में न्यूमेरिकल भी छोटे बना देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है अपना, दैट इज स्टेडिया रॉड्स। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्टेडिया रॉड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज स्टेडिया रॉड, दैट इज स्टेडिया रॉड। इसके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट्स क्लियर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट मेंशन करते हैं, इट इज़ अ वर्टिकल स्टाफ। It is a vertical staff। कैसा होता है वर्टिकल स्टाफ, which is used when distance between telescope and at the staff and the staff station is so large। ध्यान से सुनिएगा, it is a vertical staff which is used when the distance between the telescope and the staff station is so large। तो जो भी टेलीस्कोप है, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपका, और जो भी आपका स्टाफ है वो बहुत दूरी पे है, तब आप इसका यूज़ करोगे। नहीं तो जनरल स्टाफ यूज़ कर लेते हैं। तो स्टेडिया रॉड का यूज़ तब करते हैं जब टेलीस्कोप और जो भी स्टाफ आपने लगाया उसके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तब स्टेडिया रॉड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। स्टेडिया स्टाफ सेक्शंस इज लार्ज सच दैट ठीक है, ग्रेजुएशंस बिकम, जो भी ग्रेजुएशंस बने होते हैं स्टाफ्स के ऊपर हैं, ग्रेजुएशंस becomes indistinct not visible good। indistinct का मतलब है not visible good, अच्छे से दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, इन ऑर्डिनरी स्टाफ, जो सिंपल आप स्टाफ यूज करते हो, इन ऑर्डिनरी स्टाफ, तो जो आप ऑर्डिनरी स्टाफ यूज करते हो वहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ता है, इस वजह से स्टेडिया रॉड का क्या करना पड़ता है, यूज। नेक्स्ट है बियॉन्ड 100 मीटर। अगर 100 मीटर से ज़्यादा दूरी हो जाती टेलीस्कोप और स्टाफ के बीच में है तो आपको यूज करना पड़ेगा क्या, स्टेडिया। तो बियॉन्ड 100 मीटर डिस्टेंस स्टेडिया रॉड इज यूज्ड, ठीक। चल पार्किंग यूज्ड,
मार्किंग्स, सॉरी पार्किंग नहीं था, मार्किंग्स, मार्किंग यूज्ड आर विजिबल इन evening also low light। अगर लो लाइट है आपकी, मार्किंग यूज्ड आर विजिबल इन इवनिंग आल्सो लो लाइट, तब भी आप यूज़ करोगे जब इवनिंग के टाइम में लाइट आपकी क्या हो जाती है, डिम हो जाती है। ठीक है, चल नेक्स्ट है, कुछ और इक्विपमेंट होते हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं जानकारी, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सबटेंस बार, इसका यूज़ क्या होता है, दैट इज़ सबटेंस बार। सबटेंस बार क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्टाफ, इट इज़ अ, ध्यान रखिएगा, जो स्टेडिया रॉड होती है वो वर्टिकल होती है, और जो सबटेंस बार होता है ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्टाफ, it is a horizontal staff used for distance measurement। डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा होता है, ऐसा बना होता है, ये आपका रहता है, इस पे मार्किंग रहती है आपकी इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। चल, तो इसे बोलते हैं सबटेंस बार। दिस इज कॉल्ड, इधर भी मार्किंग होती है, इधर भी मार्किंग होती है, और इसको बोलते हैं सबटेंस बार। सबटेंस बार क्या बोला जाता है, सबटेंस बार। तो इससे क्या करते हैं ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हमने आपको क्या बताया था कि टैकोमीटर में हॉरिजॉन्टल एज वेल एज क्या मेज़र करते हैं, आपका वर्टिकल डिस्टेंसेस। तो वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करोगे, जो भी आपके पास में स्टेडिया रॉड होगा। हॉरिजॉन्टल कहाँ से मेज़र करोगे, सबटेंस बार से, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ टैकोमेट्री, नेक्स्ट हेडिंग बना दो, मेथड ऑफ टैकोमेट्री। तो दैट इज़, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, मेथड ऑफ टैक्योमेट्री, मेथड ऑफ टैक्योमेट्री, क्लियर है। चलो, इसमें बहुत सारे मेथड्स आते हैं, एक एक करके नाम पहले लिख लेते हैं। पहला है स्टेडिया मेथड, स्टेडिया, दिस इज द स्टेडिया मेथड, ठीक है। चल, स्टेडिया में भी दो आते हैं, ठीक है, एक आता है फिक्स्ड, एक आता है मूवेबल हेयर मेथड। इसमें दो आते हैं, फिक्स्ड हेयर मेथड, फिक्स्ड हेयर मेथड, नेक्स्ट आता है मूवेबल हेयर मेथड। एक फिक्स्ड होता है, एक क्या होता है, मूवेबल हेयर मेथड होता है। और दूसरा जो मेथड निकल के आता है, वो निकल के आता है, उसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ, दैट इज़, नेक्स्ट क्या निकल के आता है, टेंजेंशियल मेथड आता है, और एक आता है दैट इज़ आपका सबटेंस बार मेथड। तो दूसरा आता है टेंजेंशियल मेथड, दूसरा आता है दैट इज़ टेंजेंशियल मेथड, नाम पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है। और नेक्स्ट आता है सबटेंस बार मेथड, सबटेंस बार मेथड। तो मेथड ऑफ टैकोमेट्री कौन कौन सा होता है, एक स्टेडिया मेथड होता है जिसमें फिक्स्ड हेयर हो सकता है मेथड है, एक हो सकता है मूवेबल हेयर मेथड हो सकता है, टेंजेंशियल मेथड क्या, और सबटेंस बार मेथड होता है। अब हम एक एक करके सबके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। चल, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हेडिंग बना दो, दैट इज़, ये है सबसे पहले स्टेडिया मेथड, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दो, दैट इज़, फर्स्ट हेडिंग इज़ स्टेडिया मेथड। व्हाट इज़ द स्टेडिया मेथड, इसके बारे में थोड़ा जानकारी हमको यहाँ पे होनी चाहिए। तो स्टेडिया मेथड का मतलब होता है, इन स्टेडिया मेथड
in stadia method. In stadia method, staff intercept in stadia method, staff intercept between upper stadia hairs and lower stadia hairs lower stadia hairs is measured or parallactic angle alpha is measured. ठीक है, इसका प्रोसेस देखते हैं सारी चीज़ें. इसमें ज़्यादातर फोकस करते हैं किसके ऊपर, ध्यान दीजिएगा. इन स्टेडिया मेथड स्टाफ इंटरसेक्ट बिटवीन द अपर स्टेडिया हेयर्स एंड लोअर स्टेडिया हेयर इज मेजर्ड. मतलब कि जो भी हमें इंटरसेप्ट निकालना तो टॉप का स्टेडिया और नीचे का हेयर का दोनों निकालना पड़ेगा. उसके लिए जाहिर सी बात है इसको पैरालैक्टिक एंगल मेथड भी कहते हैं, मेजर्ड. इसमें एंगल आपको मेजर करना पड़ेगा. क्लियर है. चल अब आ जाते हैं, पहला फिक्स्ड हेयर मेथड है. तो सबसे पहले हेडिंग बना दो, दैट इज फिक्स्ड हेयर मेथड. दो आएंगे. पहला मेथड है फिक्स्ड हेयर मेथड. बात करते हैं दैट इज फिक्स्ड हेयर मेथड की, हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं. ठीक है, पहले इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको मैं लिख लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ. इन दिस मेथड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है निकल के आते हैं. इन दिस मेथड vertical spacing between upper stadia देखिए नाम में लिखा है फिक्स, इसका मतलब अपर एंड लोअर क्या होगा, फिक्स होगा. अपर स्टेडिया हेयर एंड लोअर स्टेडिया हेयर, लोअर स्टेडिया हेयर called stadia interval, stadia interval is kept fixed. तो ध्यान रखिएगा, जो फिक्स रखा जाएगा उसका नाम में लिखा हुआ फिक्स हो जाएगा, और जो मूव करेगा उसका नाम मूव हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स, इसी में दूसरा पॉइंट है. इन अदर वर्ड्स पैरालैक्टिक एंगल, अभी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि पैरालैटिक एंगल होता क्या है. ठीक है, चल. पैरालैटिक एंगल अल्फा डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ स्टेडिया हेयर called stadia interval, stadia interval is kept fixed, and staff intercept is varied.
ये इंटरवल है आपका, दैट इज स्टाफ इंटरसेप्ट इज वेरिड। ठीक है, तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इन अनदर वर्ड द पैरालैक्टिक एंगल अल्फा डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ स्टेडिया हेयर, स्टेडिया हेयर की मदद से डिफाइन किया जाता है। कॉल्ड एज स्टेडिया इंटरवल, इज केप्ट इज फिक्स्ड एंड स्टाफ इंटरसेप्ट इज वेरिड। जो स्टाफ का इंटरसेप्ट है वो वेरी करेगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन जो हेयर होगा आपका वो फिक्स होगा, तो दोनों में डिफरेंस है। क्लियर? अब इसका डायग्राम बनाते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ ताकि मैं जो है ना इसका डायग्राम बना सकूँ। चलो अब इसका डायग्राम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्या निकल के आती सारी चीज़ें हैं। चलो इसमें क्या करते हैं, देखो डायग्राम देख लेते हैं। दिस इज द फिक्स्ड हेयर मेथड का फिक्स्ड हेयर मेथड, इसके डायग्राम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, चल हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं किसी पॉइंट पे या किसी स्टेशन पे। दैट इज सपोज दैट आपने यहाँ पे आपने सेटअप किया। क्लियर? चल ये आपकी बीचों बीच से जो लाइन आएगी ये एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगी। यहाँ कहीं पे आपने लगा रखा है आपका स्टेडिया रॉड। ठीक है, चल क्लियर है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दैट इज़ एक पॉइंट आपका इधर जाएगा और एक पॉइंट आपका इधर साइड में जाएगा, इस तरीके से ये। ठीक, और इनके बीच का जो एंगल है दैट इज़ अल्फ़ा। ये जो एंगल है ना, दिस इज कॉल्ड अल्फ़ा, इसी की बात हो रही थी, दैट इज़ अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ फिक्स्ड हियर, एंगल ये बदलता नहीं है, ये एंगल जो है चेंज नहीं होता। अल्फ़ा इज़ फिक्स्ड, इसलिए इसका नाम पड़ गया फिक्स्ड। अल्फ़ा इज़ फिक्स्ड। सपोज दैट यहाँ पे कोई पॉइंट है, दैट इज़, इसको मान लेते दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। यहाँ पे आपने स्टाफ लगाया होगा, मान लेते हैं दैट इज़ अपर स्टेडिया हेयर, अपर स्टेडिया हेयर, और दिस इज द लोअर स्टेडिया हेयर, दिस इज कॉल्ड लोअर स्टेडिया हेयर, लोअर स्टेडिया हेयर, लोअर स्टेडिया हेयर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट कोई पॉइंट यहाँ पे ए डैश है, दिस इज द बी डैश है। तो अगर ये डिस्टेंस x है तो सिमिलर ट्रायंगल की मदद से आप क्या कर सकते हो, और ये डिस्टेंस सपोज दैट कैपिटल D है, दिस इज द कैपिटल D। तो सिमिलर ट्रायंगल की मदद से
आप कोई भी डिस्टेंस चाहोगे तो वो निकाल सकते हो। x वी नो, x हमको पता है कहाँ पे निकालना है, ठीक है। और a डैश और b डैश आपको अगर मान ले पता करना है, हमें पता करना हो तो हम निकाल सकते हैं। देखिए क्या है कि अगर ये फिक्स्ड है तो आपको ये पता है कि अल्फ़ा फिक्स है। देखिए भाई, आपको ये पता अगर आपको ये पॉइंट्स पता है कि कहाँ पे ये लोअर और स्टेडिया हेयर कहाँ फिक्स है, तो फिक्स में आपको ये भी पता होगा, ये भी पता होगा। फिर आप अगर मान लें किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस x पे मानोगे तो आप ये भी बता सकते हो, ये भी बता सकते हो। कैसे? सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा देना, tan अल्फा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन समथिंग, क्योंकि एंगल फिक्स है। अगर ये मान लिया ऊपर का α/2 होगा तो नीचे का भी क्या होगा, α/2, क्योंकि फिक्स्ड है। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी बता सकते हो। तो आप d भी बता सकते हो, सारी चीज़ों को यहाँ पे बता सकते हो। क्लियर? हमें क्या क्या पता है यहाँ पे, x वी नो, हमें पता है, a डैश b डैश ये भी हमको पता है, वी नो। अगर हमें ये पता है तो फाइंड हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कैपिटल D बता सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ये पता है और ये सारी चीज़ें पता हैं और आपको x भी पता है, तो आप सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा के D भी बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं फिक्स्ड। अब नेक्स्ट मेथड की तरफ आ जाओ, मूवेबल हेयर मेथड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग बना दो, दैट इज सेकेंड वन इज मूवेबल हेयर मेथड। मूवेबल हेयर मेथड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चल, तो इसमें क्या है, इन दिस मेथड स्टाफ इंटरसेप्ट इज केप्ट फिक्स। ध्यान रखिएगा, वहाँ पे हमने स्टेडिया जो हेयर्स थे उनको फिक्स किया था, जो टॉप का था बॉटम का था, ठीक है। अपर और बॉटम हो सकता है, अपर या लोअर बोल सकते हो। तो वहाँ पे अपर जो हेयर था और जो बॉटम वाला था या लोअर जिसको बोलते हो वो फिक्स किया गया था, लेकिन जो स्टाफ का जो इंटरसेप्ट था वो वेरी कर रहा था। यहाँ पे मूवेबल वाले में यहाँ पे स्टाफ के इंटरसेप्ट को फिक्स करना है और बाकी आपके हेयर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन फंसाएगा आपको, ठीक है। क्या बोल देगा, स्टेटमेंट में बोलेगा कि इसके हेयर फिक्स हैं, स्टेडिया हेयर्स इज फिक्स्ड बट इंटरसेप्ट इज मूवेबल। दूसरा स्टेटमेंट बनाएगा, इसके जो इंटरसेप्ट हैं वो आपके फिक्स हैं और स्टेडिया हेयर्स मूवेबल हैं। जब स्टेडिया हेयर मूवेबल हो तभी उसको मूवेबल हेयर मेथड बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इट इज़ दिस मेथड स्टाफ इंटरसेप्ट, इन दिस मेथड स्टाफ इंटरसेप्ट इज केप्ट फिक्स्ड, उसको कैसा रखा गया, इज केप्ट फिक्स्ड एंड स्टेडिया इंटरवल that is I is varied। इंटरवल तो वेरी करेगा बट इंटरसेप्ट क्या है, क्या वो फिक्स किया गया, इज केप्ट फिक्स्ड यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू, माइक्रोमीटर स्क्रू, ठीक है। तो इसका यूज़ किया, तो दोनों में डिफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आप एग्जाम में बिल्कुल भी इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चल, किसी प्रकार की गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, दैट इज इसी के नेक्स्ट पॉइंट है, इनके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं आपको, क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या है, दिस ओनली टेल्स अस द चेंज इन एंगल ऑफ माइक्रोमीटर। ये हमको क्या बताता है, माइक्रोमीटर सिर्फ ये बताता है कि जो अल्फ़ा है ये बदल रहा है। तो सिर्फ ये माइक्रोमीटर यहाँ पे क्या बताता है, सिर्फ जो अल्फ़ा है वो बदल रहा है। दिस ओनली टेल्स ये हमें बताता है, टेल्स अस द चेंज इन एंगल ऑफ माइक्रोमीटर एंगल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू। चल, ये जानकारी आपको दे दी। अब इसका डायग्राम हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। चल, सपोज दैट इस मान लेते हैं आपने यहाँ पे कहीं पे इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, ठीक। चल, इससे एक लाइन आप हॉरिजॉन्टल बना देना, ठीक है।
यहाँ पे आपने लगाया स्टार स्टेडिया रॉड्स लगाया, ये आपने स्टेडिया रॉड लगाई, ठीक है। चल यहाँ से इस पॉइंट से, सपोज दैट इस पॉइंट से आपने जो एंगल बनाया, ये जो टॉप पे पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज़ ए डैश मान लेते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट है सपोज दैट इज़ बी डैश, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करके बना लेते हैं पहले इस तरीके से, ऐसे ही इस तरीके से आपने यहाँ पे इसको बना, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, थोड़ा बहुत तिरछा हो सकता है तो आप इसको बना सकते हो। इस तरीके से आपका ये स्ट्रेट लाइन रहेगा। क्लियर है? चल, वो बनाने में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, बट आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन ही रखना है। क्लियर है? चल, अब ध्यान रखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, दीज आर फिक्स्ड टारगेट्स, ये आपके दीज आर फिक्स्ड टारगेट, ये आपके फिक्स्ड टारगेट हैं, ठीक है। और ये जो कहलाते हैं दैट इज़, ये भी टारगेट है आपका, दिस इज टारगेट। और जो स्टाफ इंटरसेप्ट है वो फिक्स है, ये है स्टाफ इंटरसेप्ट, स्टाफ इंटरसेप्ट। यहाँ पे स्टाफ का जो इंटरसेप्ट है ना वो फिक्स्ड है, बट पिछले वाले मेथड में ये मूव कर सकता है। देखो ये इधर उधर चेंज हो सकता था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उसमें बदल सकता था। स्टाफ इंटरसेप्ट इज़ फिक्स्ड। क्लियर है? चल, फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको बताया कि माइक्रोमीटर लगाए जिससे कि एंगल वो क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो एंगल अगर बदल सकता है तो यहाँ पे अब वो पॉइंट आपका जो देखोगे वो इस तरीके से आएगा, दैट इज़ ए डबल डैश, और यहाँ पे आ जाएगा आपका दैट इज़, इसको थोड़ा और नीचे बढ़ाओ, दैट इज़ बी डैश। तो ये पॉइंट आपका ये आ जाएगा, एक पॉइंट आपका ये आ जाएगा, ठीक है। चल, एक पॉइंट आपका ये वाला आ जाएगा, एक पॉइंट ये। क्यों ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एंगल जो है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो सपोज दैट ये एंगल आपका शुरुआत में पहले अल्फ़ा था, क्या था, अल्फ़ा था। अब जो दूसरा एंगल बदल के आएगा वो अल्फ़ा डैश हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको अल्फ़ा डैश मान लो क्योंकि उस पॉइंट की डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो एंगल है दिस इज़ द अल्फ़ा डैश मान लो, दिस इज़ अल्फ़ा डैश, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें चेंज आ जाएगा, इसको सिंगल डैश मान लो, इसको सिंगल डैश, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्टाफ का जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, फिक्स है। जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ चेंज हो रहा है वहाँ पे एंगल। तो ध्यान देना, ये पॉइंट लगभग इसके बराबरी में आएगा, ये पॉइंट भी इसके क्या आएगा, बराबरी में ही आएगा, ऐसे करके। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। दिस इज़ द बी डैश। तो इसकी हाइट देख सकते हो, यहाँ पे भी फिक्स है, ये यहाँ पे डिस्टेंस और ये दोनों फिक्स हैं। तो उनके बीच का जो इंटरसेप्ट है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इंटरसेप्ट फिक्स रहेगा, बट ये एंगल क्या रहेगा, बदलता रहेगा। तो ये होता है मूवेबल। क्या होता है, दिस इज कॉल्ड मूवेबल। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना एक नोट पॉइंट करके लिख देता हूँ, दैट इज़ अगर मैं बात करूँ x, तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग मान ही लेते हैं, दैट इज़ x। और ये डिस्टेंस तो उसके पॉइंट्स के बीच में क्या है, d ही है, दिस इज़ कैपिटल D। एक नोट पॉइंट है जिसको मैं मेंशन कर देता हूँ। ज़्यादातर कौन सा यूज किया जाता है ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो ज़्यादातर यूज किया जाता है फिक्स्ड वाला यूज किया जाता है। कौन सा, फिक्स्ड वाला। मूवेबल को यूज नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है कि रीडिंग में गलतियाँ होती लेने में, इसलिए ध्यान रखिएगा हम ज़्यादातर यूज करेंगे किसको, फिक्स्ड वाले को। एज इट इज़ इनकन्वीनियंट, ध्यान रखिएगा ऊपर वाला जो हम लोग मूवेबल हेयर मेथड इज मूवेबल हेयर मेथड is inconvenient to measure stadia hair interval, ये एग्जाम में पूछ लेता है। स्टेडिया हेयर इंटरवल एक्यूरेटली it is inconvenient to measure the stadia hair interval accurately, comma movable hair method
इज रेयरली यूज्ड, ठीक है, तो उसको रेयरली यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो फिक्स्ड हेयर मेथड यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें ये जो फिक्स रहता है, जो आपका स्टेडिया जो हेयर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, सिर्फ इंटरसेप्ट वेरी करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यही वेरी कर रहा है, तो इससे जो रीडिंग्स है वो उसमें आपको लेने में दिक्कत रहती है, इनकन्वीनियंट मतलब सुविधा नहीं रहती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट मेथड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, टेंजेंशियल मेथड पढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी लें। तो आप समझ में आ गया कि फिक्स्ड क्या होता है, मूवेबल क्या होता है। मूवेबल में ये एंगल आपका क्या होता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो बस इतना ध्यान रखिए। बस और एक चीज़ और ध्यान रखिए, स्टाफ का जो इंटरसेप्ट है वो फिक्स है। देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, समान है। क्लियर है ना? चल आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। नेक्स्ट हेडिंग बना दो टेंजेंशियल मेथड। नेक्स्ट मेथड है टेंजेंशियल। तो दूसरा मेथड पे आ जाओ, टेंजेंशियल मेथड। टेंजेंशियल मेथड, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे टेंजेंशियल मेथड की। क्लियर? तो दिस इज टेंजेंशियल टैक्योमेट्री भी बोला जाता है। टेंजेंशियल टैक्योमेट्री, टेंजेंशियल टैक्योमेट्री। क्लियर? चल आगे बात करते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स को लिखते हैं। इन दिस मेथड, in this method स्टेडिया हेयर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, स्टेडिया हेयर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, hence in this method, this method can also be used when stadia diaphragm that is डायफ्राम। जी यहाँ पे साइलेंट होता है, इसे डायफ्राम बोला जाता है, ठीक है। डायफ्राम इट्स नॉट प्रोवाइडेड, तो in this method stadia hair are not required, hence this method can also be used when the stadia diaphragm is not provided। तो स्टेडिया डायफ्राम अगर नहीं प्रोवाइड किया गया तब भी इस मेथड को यूज कर सकते हो, ठीक है। चल इसमें क्या है, इसमें टेंजेंशियल मेथड का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट का यूज़ करोगे और प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब टैन थीटा का यूज़ कर लोगे, साइन थीटा का यूज़ करोगे, उससे आपकी जो भी वैल्यूज़ निकल के आएंगी उनकी बात हो रही है, ठीक है। सपोज दैट ये आपका स्टेट इक्विपमेंट है,
चलो यहाँ पे आपने लगा दिया स्टाफ या स्टेडिया रॉड्स की बात कर सकते हो, दैट इज़ ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ कैपिटल डी है, दिस इज़ कैपिटल डी, ओके। और दिस इज़ द आपने लगा दिया यहाँ पे स्टेडिया रॉड्स या स्टाफ की बात कर सकते हो। एक बार सपोज दैट आपने क्या किया, इस पॉइंट को मेज़र किया यहाँ से, एक बार ऊपर वाला पॉइंट मेज़र किया। सपोज दैट यहाँ से एक पॉइंट आपका दिस इज पॉइंट इज़ हाउ मच, सपोज दैट ये पॉइंट आपका जो है S1 निकल के आया यहाँ से, और ये सपोज दैट आपका S2 निकल के आया, ठीक। सपोज दैट पहली बार में एंगल, सपोज दैट ये आपका जो एंगल है इससे हॉरिजॉन्टल से जो बना रहा है दैट इज़ θ1 और सेकेंड एंगल इज हाउ मच θ2, ठीक। चल तो यहाँ पे जो S होगा S इक्वल टू S2 माइनस S1 लिख सकते हैं। अब आप एक काम कर सकते हो कि आप tan थीटा का कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। देखो tan θ1 इक्वल टू S1 डिवाइड बाई कैपिटल डी। देखो इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी है, ठीक है। इसे टेक्नोमेट्रिक लेवलिंग भी बोलते हैं, टेक्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट। ऐसे tan θ2 लगा दो, S2 डिवाइड बाई क्या करोगे डी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो S1 इक्वल टू डी टाइम tan θ1 और S2 इक्वल टू डी टाइम tan θ2। दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, दैट इज S2 माइनस S1 इक्वल टू डी कॉमन ले लो, tan θ2 माइनस tan θ1। क्लियर है? चल अच्छा इसको लिख सकते हैं, दिस इज द S, दिस इज द D, दिस इज द tan θ2 माइनस tan θ1, तो ये निकल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली हमको, यहाँ पे सिर्फ हमको एंगल से मतलब रहेगा। तो इसलिए आपको सिर्फ ये वैल्यू पता हो यहाँ से लेकर के और ये वैल्यू पता हो, और आप यहाँ पे एंगल तो बता ही सकते हो, एंगल तो आपको पता ही रहेगा, तो आप S बता सकते हो कि कितना वैल्यू निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड है सबटेंस बार। नेक्स्ट मेथड है क्या, सबटेंस बार के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सारी वैल्यूज़ को। चलो तो S भी बता सकते हैं क्योंकि हमको ये पता है कि हमने कितनी डिस्टेंस पे D रखा है, तो ये तो आपको नोन है, ये तो आप पता ही कर लोगे भाई। यहाँ से आप जो भी चेन मेजरमेंट से कर सकते हो तो कर लेना, D तो मेज़र ही कर लोगे। आपको मेन तो बताना होता है S के बारे में। एंगल आप बता दोगे, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेज़र करते हो वहाँ एंगल आपको पता चल जाएंगे। अगर थियोडोलाइट से कर रहे होगे तो एंगल पता चल जाएंगे। तो ट्रांजिट थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं तो वो एंगल θ1 और θ2 तो बता ही देगा। तो आपको S1 S2 बताने में कोई दिक्कत नहीं है, S2 और उसका इंटरसेप्ट आप बता सकते हो। नेक्स्ट है फाइनल मेथड है इसका, दैट इज सबटेंस बार मेथड। सबटेंस बार मेथड, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए सबटेंस बार जो मेथड होता है, सबटेंस बार placed at subtence bar placed at B, and tachometer is placed, and tachometer is placed at station A। कहाँ पे रख रहे हैं, स्टेशन A पे रख रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल अल्फा, हॉरिजॉन्टल एंगल अल्फा, एंड सबटेंस बार S, and subtence bar S, we can determine, डायग्राम बना दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। we can determine क्या क्या निकाल सकते हैं, we can determine the horizontal distance, यहाँ से आप बता सकते हो कैसे। सपोज दैट ये पॉइंट A है, तो A पे आपने प्लेस किया किसको, टैकोमीटर को। तो ये आपका यहाँ पे सपोज दैट टैकोमीटर है, यहाँ पे क्या है, दिस इज द टैकोमीटर,
ये टैकोमीटर है, यहाँ पे आपने सबटेंस बार को रख दिया, किसको रख दिया, सबटेंस बार को। ये बी पॉइंट पे सबटेंस बार है, ठीक है, दिस इज सबटेंस बार। इसमें हॉरिजॉन्टल ये रीडिंग कटी रहती हैं, कट रहते हैं, नंबरिंग रहती है, दैट इज सबटेंस बार, ठीक है। चलो इस तरीके से एंगल आपको नोन होगा तो आप बता सकते हो, दिस इज कॉल्ड एस, दिस इज कॉल्ड, तो आपको डिस्टेंस पता करनी है, दिस इज कॉल्ड डी, ठीक है। ये एंगल आपको पता रहेगा अल्फा। तो देखो अगर आपको ये टैकोमीटर आपने लगा दिया, दिस इज कॉल्ड टैकोमीटर, टैकोमीटर, ये क्या है, सबटेंस बार है, सबटेंस बार, ठीक। तो सबटेंस बार का काम तो जानते ही, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है, ओके। आपको अल्फा नोन होगा, ये नोन होगा, tan थीटा का फार्मूला लगा दोगे तो आपको ये नहीं पता चल जाएगा भाई। अगर सिमिलर ट्रायंगल लगा, मान लिया एंगल ये बराबर होंगे तो अल्फा/2 लगा दोगे, नहीं बराबर है तो एक को α1 मान लेना, एक को α2 मान लेना, तो tan A + B का फार्मूला लग जाएगा। तो वहाँ से हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका ये जो दिखाया जा रहा है ना, ये प्लान है, क्या है, ये प्लान है। इसको आप हटा दो, इक्विपमेंट नहीं दिखाई पड़ेगा, इसको हटाओ, इसको भी हटा दो, एक लाइन दिखाई पड़ेगी, दिस इज़ प्लान, ये सिर्फ प्लान है, दिस इज़ प्लान है। टॉप से देख रहे हैं, टॉप से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो सबटेंस बार से क्या पता करते हैं, देखो सबटेंस बार से ये टैकोमीटर हो गया, इधर सबटेंस बार लगा दिया। देखिए सबटेंस बार आपको क्या डिस्टेंस बताता है, हॉरिजॉन्टल बताता है, नॉट वर्टिकल। तो जैसे ऊपर से देखोगे तभी तो आपको हॉरिजॉन्टल बताएगा, ऐसे थोड़ी रख सकते हो वर्टिकली है ना, इसको आपको रखना है, जो भी है वो हॉरिजॉन्टल रखना है। तो सबटेंस बार को टॉप से देखोगे तब पता चलेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया सबटेंस बार। तो इसीलिए सबटेंस बार आपको कैसी डिस्टेंस बताता है, ये आपको बताता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस बताता है। ये तो कहानी आपकी थी क्या, ये सारे मेथड्स के बारे में हमने यहाँ पे सीख लिया। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो हमें क्या ना, हमने ये सब कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए जो कि बहुत बेसिक ज़रूरी थी हमारे लिए। अब हम ये समझेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ऑप्टिकल प्रिंसिपल क्या होता है, उसके बारे में डील करेंगे, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन भी कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपको बनाना है प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड। चलो आ जाते हैं अपने प्रिंसिपल पे आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा डील कर लेते हैं। तो हेडिंग बनाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग अपनी है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक तो फार्मूला भी इम्पॉर्टेंट है जो डिराइव करके लाएंगे, ठीक है, उसके जो टर्मिनोलॉजी है वो इम्पॉर्टेंट है, तो सबके बारे में डील करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड, प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया
मेथड। हेडिंग बना दो प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड। क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले लेट अस एज्यूम लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल। हम मान के चलते हैं, मान लिया नहीं भी होगी तो लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल एंड स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल। इसमें मानना पड़ेगा एंड स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल। ये आपको मानना ही पड़ेगा, जब तक नहीं मानोगे आप डेरिवेशन नहीं कर सकते। सपोज दैट आपके पास में एक लेंस है भाई, जब भी आप ऑप्टिकल, मैंने बताया था कि ऑप्टिकल प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कैसे इसकी इमेज बनती है, कहाँ पे कौन सी डिस्टेंस होती है, उन सब के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो क्या है कि बीच में टैक्योमेट्रिक में यहाँ पे लेंस होता है, दिस इज़ द लेंस। इस तरीके से मैंने इसको बना दिया, ठीक है। चल तो इससे लेंस हो जाएगा। ये लाइन ऑफ साइट अगर है, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, ये एकदम हॉरिजॉन्टल आपकी रहेगी। हमने एज्यूम किया है कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया। फिर आपके सामने मैंने यहाँ पे ये जो है ना, ये स्टाफ है वर्टिकल रख दिया। ये स्टाफ जो है स्टेडिया रॉड से या बोल सकते हो, ठीक है। ये इसका बेस है, क्लियर है, क्या है, बेस है, ओके। इसकी दो रेज आएंगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्लियर। चलो ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर। आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके सारे पैरामीटर्स को लिख देते हैं। ये वर्टिकल रहेगा तो ये 90 डिग्री रहेगा। इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का जो वैल्यू आएगा, दिस इज कॉल्ड एस, स्टेडिया रॉड का, ठीक। चल क्लियर। इस पॉइंट को इधर मिला देते हैं, दैट इज इस तरीके से। तो इसको और आगे बढ़ा दो इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा, दैट इज दिस, इसको इससे मिला दो, ठीक है। एकदम से आपको ये हॉरिजॉन्टल जो भी आएगा इंक्लाइंड ही रहेगा। इस तरीके से आप इसको मिला सकते हो, क्लियर है। चलो तो इस तरीके से आपने मिला दिया। और जो भी डिस्टेंसेज हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना, कौन सी डिस्टेंस कहाँ पे है। जैसे आप पहले फिजिक्स में नहीं पढ़ते थे, सेम कॉन्सेप्ट कि आपको जो डिस्टेंसेज है ना, कि लेंस और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच की डिस्टेंस क्या मानते थे आप, यू मानते थे। इमेज और लेंस के बीच की डिस्टेंस क्या मानते थे, वी मानते थे। सिंपल मैं बताता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो भाई, ये आप मानते थे इस तरीके से लेंस होता था, जैसे आपने यहाँ पे इमेज बनी, जैसे ये रेज आती थी ऐसे फोकस से चली जाती थी तो ये वी हो जाता था। ये ऑब्जेक्ट अगर कोई यहाँ पे रखा होता था तो यू हो जाता था। वही काम यहाँ पे भी हो रहा है भाई। ये फोकस है, ये फोकस है और ये किरणें आ रही हैं, लाइट की, सनलाइट की आ रही हैं, इससे पास होंगी। तो कोई समांतर किरणें जब आती हैं तो वो फोकस से पास होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और इमेज यहाँ पे बनती है। तो लेंस के सेंटर से लेकर के ये डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट तक की होती है वो यू कहलाती है, और लेंस के सेंटर से लेकर के यहाँ तक की जो यहाँ पे इमेज बनती है उसे वी बोलते हैं। तो दोनों का मतलब यहाँ पे सेम वही रहने वाला है। तो देखो क्या होने वाला है, जो हमारे सामने जो इंटरसेप्ट यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, यह है इमेज डिस्टेंस, दिस इज इमेज। तो देखो इसका फोकस यहाँ पे है कहीं पे, दिस इज द फोकस, लेंस का फोकस यहाँ पे है, कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। चलो और ध्यान रखिएगा, ये फोकस है, तो फोकस की जो डिस्टेंस है ना वो यहाँ से, वो कितनी है, दिस इज स्मॉल एफ, इसे कहते हैं फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अब देखो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे, ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये है लेंस का सेंटर, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, दिस इज यू, तो दिस इज यू, तो दिस इज यू, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसको ध्यान रखिएगा।
अगर ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप कर ले जाओगे। तो इससे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। मैं दूसरा कलर मार्क कर देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। चलो नेक्स्ट मार्किंग जो है ना उसको मैं मार्क कर देता हूँ, दैट इज़ जो यहाँ पे दैट इज़ जो कैपिटल डी डिस्टेंस है वो यहाँ पे कहीं पे आपकी, हाँ ये जो वैल्यू दे रखी है आई है, स्टेडिया इंटरवल है, दिस इज कॉल्ड आई, दिस इज कॉल्ड आई, ठीक। अच्छा इसके बीच में जो भी वैल्यू दे रखी है यहाँ से लेकर के इसके सेंटर से लेकर के और जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है वो इमेज हो जाती है, दिस इज़ वी, वी को मैंने मार्क किया रेड कलर से, दिस इज़ वी। इसे बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। वी को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। तो इसको बोल देते हैं हम लोग क्या है, इमेज डिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इमेज डिस्टेंस। सारे पैरामीटर हो गए। कुछ और पैरामीटर हैं, दैट इज एक और पैरामीटर है, एक मिनट रुकना जस्ट, हाँ नेक्स्ट बात करने वाले हैं, दैट इज वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाती है वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दिस इज वर्टिकल एक्सिस। चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज यहाँ पे और डिस्टेंस दे रखी है, दैट इज डी डिस्टेंस पे यहाँ पे आपने ये जो डिस्टेंस है दिस इज द डी जो कि एफ से कम होती है, दिस इज डी, दिस इज डी, ठीक है। यू आपको क्लियर हो गया, हाँ। और जो डी डिस्टेंस है कैपिटल डी है वो यहाँ से लेकर के इसको डॉट डॉट आप नीचे मार्क करिए, दिस इज द कैपिटल डी। जो स्टाफ है, जो भी स्टेडिया रॉड लगा है वहाँ से लेकर के जो भी इंस्ट्रूमेंट का आपका वर्टिकल, ध्यान दीजिए ये वर्टिकल एक्सिस उसकी है, लेंस की है, और जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये है आपकी वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यहाँ से लेकर के जो डिस्टेंस होगी दिस इज कॉल्ड कैपिटल डी, और यहाँ से लेकर के इसके सेंटर से जो लेंस का सेंटर है और उसका जहाँ पे वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है उसके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, डी। लेंस थोड़ा आगे रखा होता है क्योंकि जब हम साइड करते हैं तो एकदम से यहाँ पे नहीं लगा सकते, थोड़ा सा फोकस से आगे रखा जाता है, ठीक है। और जो भी लेंस है, लेंस और फोकस के बीच में ही आपका जो है कहीं ना कहीं पे वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट निकल के आता है। अब सारे पैरामीटर आपके क्लियर हो गए होंगे। अब मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब एक एक करके देख लेते हैं, दैट इज़ जो इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे कुछ पैरामीटर है। कैपिटल डी किसके बराबर लिखा जा सकता है, कैपिटल डी लिखा जा सकता है यू प्लस डी के बराबर लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, u प्लस डी के बराबर, डी ये इसके बराबर है ना, चलो तो u प्लस डी, तो कैपिटल डी इजकल टू u प्लस डी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है u प्लस डी। अभी सारी डिस्टेंसेस लिखवा दूंगा, आगे बढ़ता हूँ, दैट इज़ तो यहाँ से u की वैल्यू मिल जाएगी, u इजकल टू दैट इज़ d माइनस स्मॉल डी, मिल गया। चल आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आपको ये पता होगा कि लेंस का फार्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ का एक फार्मूला होता है क्या, दैट इज़ फार्मूला मैं लिख देता हूँ, लेंस फार्मूला आपने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ाया जाता है, 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/e। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ यहाँ पे और कौन कौन से पैरामीटर दे रखे हैं उनको डिवाइड भी करके हम लोग चेक कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट है, देखिए इसका डेरिवेशन हम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेरिवेशन करके आएँ, करने को कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है, तो डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका डायरेक्टली फार्मूला मैं लिख सकता हूँ, दैट इज़ डी इजकल टू एफ अपान आई इंटू एस प्लस एफ प्लस डी, ये डेरिवेशन करके आता है। करने को कर सकते हो, कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। देखो इसमें क्या करना है, u और v कहीं तो आ नहीं रहा है, तो आपको किसी भी तरीके से क्या करना है, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देना है किसी टर्म से।
कोशिश ये करना कि इसको डिवाइड कर देना, u कॉमन ले लेना, v कॉमन लेना, कुछ भी कॉमन ले लेना, इक्वेशन को डिवाइड कर देना। जब इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो पूरी इक्वेशन में क्या, जैसे मान ले सपोज दैट मैंने इसको v से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, v से, तो यहाँ पे v कट जाएगा तो v बाई यू आ जाएगा, तो इसको रिप्लेस कर लेंगे। क्लियर है? चल, तो f बाई आई इंटू एस प्लस एफ प्लस डी। अब देखो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ निकल के आती हैं दैट इज़ v की जो वैल्यू है वो मैं निकाल सकता हूँ। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है और लगा भी सकते हैं हम लोग हैं। कैसे? देखो, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये थीटा और ये थीटा दोनों बराबर होंगे, तो आई और इसमें हम लगा सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल से। देखो एस अपान आई क्या हो जाएगा, एस अपान आई इजकल टू दैट इज़ डी अपान समथिंग करके आप इसमें लिख सकते हो। दैट इज़ आपके पास जो डिस्टेंस है, यू की वैल्यू कितनी आई, यू की वैल्यू आपके पास है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं यू डिवाइड बाई दैट इज़ ये क्या आ जाएगा, वी। ठीक है, यू डिवाइड बाई वी। अब देखो एस डिवाइड बाई आपने आई कर दिया, यू की वैल्यू डी माइनस स्मॉल डी है, डिवाइड बाई क्या कर दिया, वी, तो वी की वैल्यू क्या मिल गई, एस अपान आई डी माइनस स्मॉल डी। मिल गई कि नहीं मिल गई? तो इस तरीके से सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। बस सबसे खास बात ध्यान देने वाली क्या होती है ना, कि आप डी डिस्टेंस कहाँ पे मानते हो, बाकी डेरिवेशन में कुछ भी नहीं। अब चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो सिंपली, मेरे पास जो टर्म आया है वो डी के टर्म है। एक काम करते हैं, इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किसके टर्म में डिवाइड करें ताकि हमारा आंसर यहाँ पे आ जाए। एक काम करते हैं, देखो हमारे पास क्या क्या है, दैट इज़ वी है, मतलब वी की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन है आपके साथ, दिस इज़ द 1 बाई एफ इजकल टू 1 बाई यू की वैल्यू क्या लिखोगे, डी माइनस डी प्लस 1 बाई वी। वी की वैल्यू आपके सामने है, दैट इज़ एस डिवाइड बाई आई डी माइनस डी, ऐसे लिख सकते हैं। चल एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, डी माइनस डी कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन डी माइनस डी ब्रैकेट 1 प्लस आई बाई एस, इस तरीके से कुछ आ जाएगा, दैट इज़ 1 बाई एफ। ठीक है, चल यहाँ पे मैं डेरिवेशन को थोड़ा सा फर्दर कैरी आउट करता हूँ, दैट इज़ एफ इजकल टू, देखिए इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ करा ही देता हूँ। तो दैट इज़, एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज़ एफ, मेरे को निकालना क्या, डी माइनस डी का टर्म से, तो डी माइनस स्मॉल डी इजकल टू एफ 1 प्लस आई डिवाइड बाई एस। एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एफ प्लस एफ आई डिवाइड बाई एस, दैट इज़ डी। ठीक है, माइनस स्मॉल डी, कैपिटल डी हमको चाहिए, तो दैट इज़ एफ इंटू आई बाई एस, यही निकल के आ रहा है। सॉरी, यहाँ पे कहीं पे गलती हुई है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, एफ एफ एफ, एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं पे भी गलती नहीं होनी चाहिए। 1 बाई एफ, ओके, यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 1 बाई डी कॉमन ले लिया, 1 बचा, प्लस एस बाई आई बाई एस, ये भी सही है, डी आई बाई एस एफ प्लस बी, यू की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 अपान डी माइनस डी थे, तो भी सही है। अच्छा, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू में कहीं गलती तो नहीं हुई है, दैट इज़ द वी, हाँ यहाँ पे गलती हुई है, देखो वी जब इधर जाएगा तो आई ऊपर जाएगा, यहाँ पे गलती हो गई थी, थोड़ा सा ध्यान रखना। आप ऑफलाइन क्लास में हो नहीं तो बता देते, तो इस तरीके से कई बार हो जाती, इसलिए मिस्टेक से, नॉट अ बिग इशू। देखो यहाँ पे आई बाई एस कर लेना, तभी कहे रिजल्ट में क्या दिक्कत आ रही है, आई बाई एस, और ये भी हो जाएगा एस अपान आई, अब आ जाएगा, चलो तो ये आ जाएगा एस अपान आई। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये आ जाएगा, रिजल्ट आपका पता क्या आएगा, एफ इंटू एस अपान आई प्लस एफ प्लस स्मॉल डी, ये फार्मूला बन गया। वही तो मैंने लिखा था, देखो एफ बाई आई कर दो इसको अलग से, तो डी इजकल टू एफ डिवाइड बाई आई ब्रैकेट लगा दो इंटू एस प्लस एफ प्लस डी, एफ प्लस डी, ये फार्मूला डराइव होके आ जाता है। क्लियर है? चल, तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डेरिवेशन भी कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है करने के लिए, बस सबसे क्या याद रखना आपको है, सबसे खास बात ये याद रखना है कि आपको सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिख दो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, सिमिलर ट्रायंगल, कौन सा कॉन्सेप्ट, सिमिलर ट्रायंगल। तो देखो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल लगाया है, एक ये वाला ट्रायंगल बनना है,
एक ये ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल बना है। बस दो ही कॉन्सेप्ट याद रखो, क्या? एक तो सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, दूसरा 1/f इजकल टू 1/u + 1/v। दूसरी बात यहाँ पे और ख़ास बात ध्यान देने वाली क्या है, d डिस्टेंस की आपका कहाँ पे आएगा d डिस्टेंस, तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा d इंपॉर्टेंट है। अगर कर लेते हो फिर डेरिवेशन में कुछ नहीं, डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैंने आपको करा दिया। तो आपको रिमेंबर कौन सा फार्मूला करना है, d = f/i = s + f + d। अब इनका मतलब क्या होता है, याद करने का तरीका है, कैसे याद कर सकते हो, दैट इज़ फाई, f/i दिस इज़ फाई इंटू एस, ऐसे भी याद कर सकते हो, f इंटू SI भी याद कर सकते हो, दिस इज द फसाई, दैट इज़ फसाई, FSI दिस इज़ फसाई, FS/i फसाई प्लस f + d, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। बाकी याद करना कोई बड़ा काम नहीं, f + d ही आपका डिस्टेंस यहाँ पे निकल के आए। ये आप इसको पहले नोट करो, फिर हम टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे थोड़ा सा सारी टर्मिनोलॉजी को लिखा देते हैं एक साथ, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये डेरिवेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता थोड़ा सा। तो वर्टिकल एक्सेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट समझ गए कौन सी होगी, जो d डिस्टेंस पे है वो वर्टिकल एक्सेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के आगे ही लेंस लगा होता है, इसलिए वर्टिकल एक्सेस इंस्ट्रूमेंट की ये आती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इमेज आपके आंखों के सामने कहाँ बनेगी, थोड़ा पीछे बनेगी। तो जब आप इसको साइड कर रहे होगे ना, इस लेंस की मदद से देख रहे होगे यहाँ पे, ठीक, तो आपकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज आपको कहाँ पे दिखाई पड़ेगी, यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर? चल, तो f/i, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, f/i इंटू एस, या फसाई याद रखो सबसे अच्छा है। फसाई मतलब f टॉप पे ही रहेगा, f मतलब फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब टॉप, तो ये फर्स्ट टॉप पे ही रहने वाला है। क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, यहाँ पे कुछ और बातें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मेरे पास जो फार्मूला निकल के आया दैट इज़ d, जो डिस्टेंस थी ना d, उसके आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ d, ठीक है। तो दैट इज़ d = f/i इंटू s प्लस f + d, ठीक। चल, तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ और टर्मिनोलॉजी है, उसको देख लेते हैं। दैट इज़ यहाँ पे जो मेन हमारे पास में इसके जो वैल्यूज़ हैं उनको देख लेते हैं। f इज़ द फोकल लेंथ, दिस इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो जानते होगे, पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। फोकल लेंथ और पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो ध्यान रखिएगा, नॉन टेक में मिल जाएगा। आई क्या है, आई इज़ नथिंग बट स्टेडिया इंटरवल, स्टेडिया इंटरवल, आई स्टेडिया इंटरवल है। डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वर्टिकल एक्सिस of instrument, vertical axis of instrument and lens of optical center, and lens of optical center। ऑप्टिकल सेंटर तो आप जानते हो, जैसे ये लेंस मैंने बनाया,
तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। और जो ये डिस्टेंस मैंने दिखाई थी, जो इस तरीके से कुछ बना था ऐसे करके यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड डी, दिस इज इंस्ट्रूमेंट वर्टिकल एक्सेस ऑफ, वर्टिकल एक्सेस ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ वर्टिकल एक्सेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, वर्टिकल एक्सेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो अब आपको जानकारी हो गई। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है, वो बोलेगा डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ग्लास या लेंस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या वर्टिकल एक्सेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, स्मॉल डी होगी। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। दैट इज नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी इक्वेशन को फर्दर हम लेते हैं, दिस इज डी इजकल टू के टाइम एस प्लस सी, इसको शॉर्ट करके लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो पैरामीटर उनको देखते हैं। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। के आपको मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बोलते थे, अब के की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, एफ अपान आई, दिस इज कॉल्ड 5 तो याद रहता है आपको है। ठीक है, तो दिस इज द टैक्योमेट्रिक डिस्टेंस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड टैक्योमेट्रिक, टैक्योमीटर डिस्टेंस इक्वेशन, डिस्टेंस इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस इक्वेशन है। ध्यान रखिएगा, जो भी मैं पहले लिखवाया था फिर से लिखवा देता हूँ। वेयर के इज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, सी इज, इसको और भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट तो एफ अपान क्या लिख सकते हो, आई। तो आपसे एग्जाम में पता है फोकल लेंथ दे देगा, इंटरसेप्ट दे देगा या इंटरवल दे देगा, स्टेडिया इंटरवल दे देगा और पूछ लेगा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बताओ, तो छोटा सा क्वेश्चन बना देगा, आप निकाल के आ जाओगे। फार्मूला भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट है सी, एडिटिव कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एडिटिव, इसको बोलते हैं एडिटिव कांस्टेंट। ऐड हुआ इसलिए इसका नाम पड़ गया एडिटिव, एफ प्लस डी है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया एडिटिव कांस्टेंट। ठीक है, एफ प्लस डी, क्योंकि आपको पता है कि जो एडिटिव है फोकल लेंथ फिक्स होती है लेंस की है, डी भी आपने फिक्स कर रखा है, वो तो बदलेगा नहीं। ऑप्टिकल जो भी ग्लास है, जो भी ग्लास है उसका ऑप्टिकल सेंटर से और जो भी वर्टिकल एक्सेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है वो बदलता नहीं, उसकी डिस्टेंस फिक्स रहती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया एडिटिव कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों पड़ा, क्योंकि फिक्स है। और दिस इज एडिटिव कांस्टेंट। ठीक है, एच सी हम लोग जीरो तो ले लेते हैं, एच सी इजकल टू जीरो, तो इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, दिस इज द एफ प्लस डी, इसको क्या लिख दिया गया, एफ प्लस डी। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं सी इजकल टू जीरो, देन एफ प्लस डी हाउ इज जीरो, देन एफ प्लस डी आल्सो जीरो। अगर सी जीरो है तो एफ प्लस डी जीरो, एफ प्लस डी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, बट एक्चुअली सी नेवर जीरो, सी कभी जीरो नहीं होता, बट एक्चुअली सी नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं होता। इसकी वैल्यू जो लाई करती सी की है वो 0.25 से लेके 0.35 मीटर तक लाई करती है। ठीक है, तो 0.25 से लेके 0.35 तक लाई करती है, कभी जीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि लेंथ की जो भी लेंस है उसकी फोकल लेंथ तो कभी जीरो होती नहीं है, और डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगी, तो कभी जीरो होता नहीं है। वो एनालिटिक लेंस के लिए हम लोग इसको रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट है। द अबव इक्वेशन इज कॉल्ड टैक्योमेट्रिक डिस्टेंस इक्वेशन। द अबव इक्वेशन is called as tachyometric distance equation, tachyometric distance equation। ध्यान रखिएगा, that is where k is एफ अपान आई, इसको क्या बोलते हैं, एफ अपान आई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, और इसके और भी नाम होते हैं, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और स्टेडिया इंटरवल फैक्टर,
स्टेडिया इंटरवल फैक्टर, स्टेडिया इंटरवल फैक्टर फॉर ease in calculation let's value is kept 100 for ease of calculation, for ease of calculation, for ease of calculation its value kept as 100, इसलिए इसकी वैल्यू कितना मान के चलते हैं, 100 मान के हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस तरीके से सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये तो पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलो कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है उनको देख लेते हैं। सी की वैल्यू तो आपको पता है, सी इज़ इतना, और सी का फार्मूला भी मैंने बता दिया था, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एफ प्लस डी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इफ़ प्लेनो कॉन्वेक्स, नोट करके लिख लीजिएगा, ये आपके लिए जानकारी दे रहा हूँ, दैट इज़ व्हाट इज़ द एनालिटिक लेंस। ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है, दिस इज़ एनालिटिक, ये क्या होता है अब आपको मैं बता रहा हूँ। एनालिटिक लेंस वो होता है जब आप किसी लेंस को प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस is placed ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस, ध्यान रखिएगा कॉन्वेक्स रहता है क्योंकि इसका शेप ये क्या है, कॉन्वेक्स है। अभी जो डायग्राम बना था कॉन्वेक्स है, कान क्यों नहीं रखते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस बोलते हैं, इसको रखा जाता है, ठीक है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड एनालिटिक लेंस, इज प्लेस्ड इन टेलीस्कोप, is placed in between किसके बीच में रखते हैं, इन बिटवीन ऑब्जेक्टिव, इन बिटवीन टेलीस्कोप, जो भी आपका दूरदर्शी होता है, टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव, एंड डायफ्राम, तो इसके बीच में रखते हैं, किसके बीच में रखते हैं, दैट इज डायफ्राम। तो जो टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव होता है और जो डायफ्राम होता है उनके बीच में हम लोग लगाते हैं क्या सा, एनालिटिक लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लगा दोगे तो वो एनालिटिक हो जाता है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ एडिटिव कांस्टेंट, देन द वैल्यू ऑफ एडिटिव कांस्टेंट becomes 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव है और डायफ्राम के बीच में लगा देते हो तो यहाँ पे आपका क्या है, ये एनालिटिक बन जाता है। देन एडिटिव कांस्टेंट जैसे f + d 0 हो जाता है। देन टैकोमेट्रिक डिस्टेंस रिड्यूस, देन टैकोमेट्रिक डिस्टेंस that is d = ks, f + 0 हो गया ना। अगर आपका ये बिकम 0 का मतलब है कि ब्रैकेट में लिख सकते हो f + d = 0, एडिटिव कांस्टेंट 0 हो जाता है, ठीक है। चल, देयरफॉर d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, तो देयरफॉर यहाँ पे देख सकते हो d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, तो डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, s के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब f और d पे डिपेंडेंट नहीं होगी। इसका मतलब जानते हो क्या होगा, ये चीज़ जो d आप देख रहे थे ना, जो ये f आ रहा था यहाँ पे, दिस इज द d और दिस इज द f। अब आपने क्या क्या ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन बिटवीन टेलीस्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव है एंड डायफ्राम। तो डायफ्राम कहीं यहाँ पे होता है, थोड़ा सा आगे होता है, ये डिस्टेंस 0 कर देना है। तो इसको हटा दो, यहाँ से हटाया और थोड़ा सा आगे ले गए,
तो इससे क्या हुआ कि जो एफ की वैल्यू थी वो भी जीरो हो गई और जो डी डिस्टेंस थी वो भी जीरो हो गई। क्लियर है? इस वजह से इसमें आपको एफ प्लस डी की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? जीरो। ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, जब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तब के केस में ऐसा होता है। जब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तब के केस में आपको एफ प्लस डी की वैल्यू क्या लेनी है? जीरो लेनी है। और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के तो आपका पता ही है 100 लेते हैं हम लोग सुविधा के लिए। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये है पूरी कहानी, अभी तक मैंने इसको डील किया। अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें टैक्योमेट्रिक से सर्वे किया जाता है, क्या क्या डिफरेंट फार्मूले बनते हैं, स्टाफ इंक्लाइंड होगा, वर्टिकल होगा, वो सारी कहानी देखेंगे। अभी तो ये आज का जो टॉपिक था काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इससे पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करिएगा। हर एक चीज़ मैंने लिखवा दी है, नोट्स रिवाइज करिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।